के लिए क्लास 12th हिंदी का दिगंत भाग 2 बुक से गद्य खंड से चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भाई आज का क्लास तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। भाई 3 चैप्टर को कवर किया गया है एक ही क्लास में, तो सोच लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा और सारे प्रश्नों का आप आंसर को भी लगाते चलिएगा। देखिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल और पहला चैप्टर को पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा। जो कि पहला नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, बातचीत शीर्षक पाठ क्या है। बताओ जी, बातचीत चैप्टर का ये क्वेश्चन है। बातचीत पाठ क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है। तो बातचीत पाठ एक प्रकार का ललित निबंध है, जो जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बताओ जी, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भाई बातचीत पढ़ रहे हो तो बातचीत पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 3 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। भाई तीनों चैप्टर को कवर किया गया है, सारे प्रश्नों को याद करते चलो। देखो फोर्थ नंबर सवाल क्या कह रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो वो होता है दो हम सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 4 का ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से कर लेंगे भाई, बहुत ही कम समय लगेगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहो और लास्ट तक बने रहो। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, और आज देखते हैं कितने बच्चे हैं जो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहते हैं, तब देखते हैं कितने आइडियल स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ बने रहते हैं। देखो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। भाई पिताजी का नाम पूछा गया ना, बहुत आसान है, बेनी प्रसाद भट्ट पिताजी का नाम है और पार्वती देवी माताजी का नाम है, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बताओ जी, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, चिकित्सक थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे या फिर समाज सेवी थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, 6 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम। अब बताओ जी, माता जी का नाम पूछा है क्या है, तो माता जी का नाम पार्वती देवी है, जो कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी। भाई पढ़ाई करने की रुचि और लालसा किसने जगाई थी, तो उन्हीं के माता पार्वती देवी ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 8 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जन्म पूछा गया भाई, बहुत ही आसान है, जन्म पूछा है तो 23 जून 1844 को जन्म हुआ था और 20 जुलाई, अगर पूछे निधन कब हुआ था तो 20 जुलाई 1914 लगा देना भाई, ये निधन हुआ था। ओके चलिए फिर 10 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। निधन कब हुआ था तो 20 जुलाई 1914 को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। भाई बालकृष्ण भट्ट जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको पता होगा वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। निबंध कितने लिखे थे, तो 1000 के आसपास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा लो तो आपका भी सही जवाब है। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है, बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या फिर हंसने से, तो वो निकल पड़ता है बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। अब बताओ जी, जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है वो किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है एक प्रकार का, तो वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा,
जाएगा। और वैसे भी हम लोग अभी बातचीत पाठ पढ़ रहे हैं, तो भाई ऐसा प्रश्न आएगा तो बालकृष्ण भट्ट ही लगाओगे, लेकिन याद जरूर करते चलो भाई। यहाँ तो बालकृष्ण भट्ट का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना चैप्टर वाइज दिया रहेगा कि ये बातचीत पाठ से लिया गया, ये फलना, भाई ऐसा नहीं रहता है। इसलिए सारे प्रश्नों को अपने दिमाग में सेट करते चलना है। चलिए 15 नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना, अब बताओ आप सभी। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो दमयंती स्वयंवर आए तो बालकृष्ण भट्ट लगा दीजिएगा, और संयोगिता स्वयंवर आए तो श्रीनिवास दास लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते। ये रहा आपके सामने, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, बताओ जी। वही क्वेश्चन आ गया ना, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना, स से संयोगिता स्वयंवर और स से श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा 16 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए जितने भी बच्चे हैं भाई एक बार पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दो, फिर पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। आज तो भाई बहुत ही वैसे भी मजा आने वाला है, क्योंकि 3 चैप्टर एक ही क्लास में आपको देंगे, फिर उसके बाद अगले चैप्टर को लाएंगे। ऐसे ही करके हम लोग रिवीजन करते चले जाएंगे, और एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं होगा भाई, ये मेरा गारंटी है। बस याद तो करते चलो। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, नहीं पूछा गया भाई। नूतन ब्रह्मचारी है, 100 जान 100 जान ये भी है, और सद्भाव का अभाव ये भी है, लेकिन ये परीक्षा गुरु कहां से आ गया भाई, पगल घंटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा आप सभी। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है पूछा गया भाई। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है, रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या फिर प्राच्य विद्या, कौन सा होगा। बालकृष्ण भट्ट का भाई रेल का विकट खेल लग रहा है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, युग पूछे तो भारतेंदु युग लगा देना, अगर काल पूछे तो आधुनिक काल लगा देना। अभी भारतेंदु युग पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी लगा लो, क्योंकि युग पूछा गया तो भारतेंदु युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है भाई, तो वो होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए क्या करा है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 21 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। आत्मीयता भाई मतलब सेल्फ, मतलब खुद पर वो होना चाहिए बातचीत करने के लिए। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या करा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को निकालना प्रारंभ किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो वो सुने थे फ्राइडे के मुख से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार माने जाते हैं। काल पूछे तो आधुनिक काल, मैंने बताया था, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, अब बताओ जी। निम्नलिखित में क्या जो थे जो बालकृष्ण भट्ट नहीं थे। पत्रकार थे भाई, निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे, लेकिन ये महाकाव्यकार नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, किसने कहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अब बताओ आप सभी, किसने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है, यानी कि साक्षात्कार होता है, तो वो कहा है बेन जॉनसन ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एडिसन साहब ने कहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए क्या करा। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, और यह पंक्ति किसकी है, तो यह है एडिसन साहब की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 27 का। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट के कौन कौन साथी साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट के समय में कौन कौन साथी साहित्यकार थे उनके, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी थे, राधाचरण गोस्वामी भी थे, प्रताप नारायण मिश्र भी थे, और प्रेमगंध भी थे, ऑप्शन नंबर डी लगा लो, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से किया, तो वो क्या है एडिसन और स्टील से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। चमनिस्तान शब्द का अर्थ क्या है। चमनिस्तान का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका, क्या हरे भरे बागों का इलाका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 30 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। भाई बोलने का शक्ति ना रहेगा तो समस्त सृष्टि एकदम गूंगी प्रतीत, कोई कुछ बोलबे नहीं करेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो भाई वाक शक्ति ना होने के कारण समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 31 का ए लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए
32 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? दो पूछा गया भाई। अब लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा। वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन सा है जो दो है? तो वो है स्पीच, वक्तृता एवं बातचीत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने, ये रहा। बालकृष्ण भट्ट कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी? अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जो है वो कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी? तो वो दिए थे 1867 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने कब लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की? कब किया था ये पूछा गया आपसे विषय। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वो किया था कब? 1886 में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, रसातल यात्रा बालकृष्ण भट्ट की क्या स्वीकृति है? रसातल यात्रा जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन क्या है? तो ये उपन्यास है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 35 का ए लगा लो जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बातचीत चैप्टर जो है हम लोगों का हो चुका है कंप्लीट। अब स्टार्ट होगा हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था, जो कि एक प्रकार का कहानी है। अब स्टार्ट होगा उसने कहा था। चलो अब इसका फटाफट से आंसर आप लोग चैट सेक्शन में लगाते चलोगे और याद करते चलोगे। देखो उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी भाई? उसने कहा था जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित एक प्रकार का क्या है तो कहानी है, और यह जो है प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार का जो नाम है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अब बताएंगे आप सभी। उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण है? तो वो है अमृतसर का। अमृतसर में कौन रहते थे? तो लहना सिंह के मामा रहते थे। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी जो वो 1915 में प्रकाशित हुआ था। वैसे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। एक उसने कहा था, दूसरा सुखमय जीवन और तीसरा बुद्धू का कांटा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा 1911 है। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए 5वां नंबर सवाल देखिए, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो मांझे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 5 का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अब बताओ जी, लहना सिंह के जो मामा जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 6 का बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, लहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था? भतीजा का नाम पूछा गया भाई। ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप मत छोड़ना भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक प्रश्न जो होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए याद रखिएगा आपसे भी। 7 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कीरत सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमादार के पद पर था। ऑप्शन बी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा जी रहने वाले थे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु भाई किसकी गोद में हुई थी? ये भी भाई बताओ, ये भी याद नहीं है क्या? तो लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी वजीरा सिंह की गोद में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का जो विदूषक था वो था वजीरा सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। ओके चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह जो है वो किस कहानी के पात्र के अंतर्गत आता है? तो वो क्या है? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी में इसका नाम आया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, लहना सिंह बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या कहता था भाई? तो तेरी कुर्माई हो गई भाई। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो लड़की धत्त कहकर भाग जाती थी। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? बताओ आपसे भी, लहना सिंह वापस सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो बताओ 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा? वजीरा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। लहना सिंह का सर जो है
अपने गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वो बैठा था वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था वो क्या था, बताओ 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो था क्या, बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। अब बताओ जी इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो वो हुआ था जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। अब बताओ जी राइट आंसर क्या होगा, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, इसका राइट आंसर बताओ आप सभी। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया था कौन, तो लहना सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 का सी लगा रहे हो आप क्या, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, क्या करा सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर था 77। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया भाई, सरकार ने सूबेदार को जन्म दी है, लेकिन कहाँ दी है, तो वो दिया है लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 20 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था भाई, तो कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है और निवास स्थान है गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है, सुखमय जीवन किसकी कृति है। सुखमय जीवन जो रचना है वो किसकी रचना है, तो वो जो है रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म जो रचना है वो किसकी कृति है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए भाई, ये रहा आपके सामने, पुरानी हिंदी किसकी रचना है। पुरानी हिंदी जो रचना है वो किस लेखक की रचना है, ये पूछा गया आप सभी से, तो ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। नहीं है पूछा गया भाई, मजदूरी और प्रेम इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। ये भी नहीं पूछा गया आप सभी से, तो जूठन भाई कहां से घुस गया, ये तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी पूछा गया आप सभी से, तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या लगता है, तो वो हो जाएगा गुलेर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर लगाइए 28 का करेक्ट आंसर। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त, विभक्त मतलब बांटा गया, उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे। युग पूछा गया भाई, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अगर युग पूछे तो द्विवेदी युग लगा दीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए, क्या करा है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था कहानी जो है रचना वो किस प्रकार की कहानी है, तो मैं बता दूं एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल, सूबेदारिनी अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था, तो वो कहा था लहना सिंह से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए चलते हैं 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 32 नंबर सवाल, उसने कहा था शीर्षक पाठ क्या। उसने कहा था भाई कहानी है, कितना बार बता चुका है, आसान सा सवाल है। उसने कहा था कहानी है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, क्या करा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, वो कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। किसके अभिभावक बनकर, तो वो आए थे किसके, तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। भाई गुलेरी जी जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो क्या, तो वे 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए तो 36 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, तो 3 कहानियां लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है, तो युद्ध की कहानी है भाई। दिव्य प्रेम की भी कहानी है, ये भी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी ये भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1916 में बने थे भाई, 1916 में बने थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है, उसने कहा था शीर्षक पाठ कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और
और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था, तो वो कहा था लहना सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, कल देखते ही यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति जो उसने कहा था से लिया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कब हो, भाई जन्म पूछा गया, जन्म कब हुआ था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का, ये पूछा गया आप सबसे। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप लोग, देख लेते हैं। 41 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप लोग, 41 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी फटाफट से। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 7 जुलाई 1883 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, बताओ आप सभी। 42 का करेक्ट आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित वृत्ति क्या थी, भाई वृत्ति जो है इनका क्या है, बताओ आप सभी। तो वृत्ति जो थी इनके अध्यापन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि दूसरों को पढ़ाना, यही होता है अध्यापन। ओके चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, क्या करें, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो वो किया था, बताओ, समालोचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 40 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, क्या करें, गुलेरी जी काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका में क्या थे, भाई क्या थे, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 45 का करेक्ट आंसर तो मैं बता दूं, गुलेरी जी काशी नगरी प्रचारणी की पत्रिका में क्या थे, ये पूछा गया आप सभी से। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा संपादक थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 का सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये भी चैप्टर हम लोगों का हो चुका है खत्म। अब हमारा स्टार्ट होगा संपूर्ण क्रांति चैप्टर।